हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल मेस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का बाई वीकली करंट अफेयर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज आइटम है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में। रिजर्व बैंक ने अभी एक नया लिस्ट निकाला है 2022 का, जिसमें डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में बताया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं डीसिप्स। सो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनको दोबारा से असाइन किया गया है कि डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स है। पहले भी ये डीसिप्स थे, अभी भी इनको इस लिस्ट में रिटेन किया गया है। अब डीसिप्स बेसिकली देखिए होते क्या है, किनको डीसिप्स बोला जाता है। ये ऐसे बैंक होते हैं जिनका फंक्शन, जिनका काफी वाइड रेंजिंग फंक्शंस होते हैं। एक कंट्री में इनकी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होती है, उनको डीसिप्स बोला जाता है। जैसे एसबीआई है, उसका आप देखेंगे कि हर जगह पे उसकी ब्रांचेस हैं, हर जगह पे उसका कनेक्टिविटी है। सो ऐसे बैंक जिनका नेट टोटल एसेट्स 2% ऑफ नेशनल जीडीपी के से ज्यादा होता है, 2% ऑफ नेशनल जीडीपी से जिसके एसेट्स ज्यादा है, उसको डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक बोला जाएगा। डीसिप्स जो है इनको टू बिग टू फेल की कैटेगरी में रखा जाता है। ये इसलिए बोला जाता है कि अगर ये बैंक बाय चांस फेल हो जाते हैं किसी कारण की वजह से, तो फंक्शनिंग, पूरी कंट्री की इकोनॉमी की फंक्शनिंग के ऊपर इंपैक्ट बहुत बड़े लेवल पे पड़ सकता है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने बेसल कमेटी और बैंकिंग सुपरविजन के साथ, बीसीबीएस के साथ कंसल्टेशन के साथ और साथ में नेशनल अथॉरिटीज के साथ कंसल्टेशन के साथ ये बोला था कि हमें ग्लोबली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की रिक्वायरमेंट है। सो ग्लोबली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक रिकॉग्नाइज करने स्टार्ट किए थे उसने 2011 में। सो इसी की लाइंस के ऊपर हमारे आरबीआई ने भी फिर डोमेस्टिकली, जो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबली देखिए जो इंटरनेशनल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और डोमेस्टिकली हमारी कंट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उसको आरबीआई ने 2015 से बताना शुरू किया था। नेक्स्ट न्यूज आइटम है कि हाई पावर्ड कमेटी बनाई जा रही है लद्दाख के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी एक हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जो इसकी आपका लद्दाख की लैंड की प्रोटेक्शन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेगी। अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 80% लद्दाख की पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल्स है। लद्दाख में बेसिकली बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के लोग हैं और कुछ माइनॉरिटी है जो मुस्लिम पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है। सो नॉट माइनॉरिटी नहीं है, साइजेबल एक पॉपुलेशन है कि इसको काउंट किया जा सकता है, और ये कारगिल रीजन में स्टे करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अभी जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, ये 17 मेंबर्ड कमेटी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय इसमें है, इसको हेड कर रहे हैं, ये इसके चेयरमैन है। उसके अलावा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर भी इस कमेटी में प्रेजेंट है। ये कमेटी बेसिकली लद्दाख के कल्चर को के यूनिक कल्चर, उसकी लैंग्वेज और उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के चलते सारी डिसीजन मेकिंग करेगी। ये कमेटी क्या डिस्कस करेगी? सबसे इंपॉर्टेंटली ये डिस्कस करेगी कि कैसे लद्दाख में इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जा सकती है, कि सबका साथ, सबका विकास किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट की जा सकती है कि वहां के लोग वहीं पे एम्प्लॉयमेंट लें। उसके अलावा एम्पावरमेंट ऑफ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, की लद्दाख की ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, नॉट लद्दाख, बेसिकली ले और कारगिल एरिया की जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको देखेगी। अब लद्दाख देखिए कि जब 370 आर्टिकल 370 को रिपील किया गया था, इसको अबॉलिश किया गया था, उसके बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी की फॉर्मेट में आया था। सो ये लद्दाख के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट न्यूज आइटम है टर्माइट्स और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अभी एक नई स्टडी आई है जिसने बोला है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे टर्माइट्स की पॉपुलेशन जो है या टर्माइट की एक्टिविटी 7 टाइम्स बढ़ जाएगी। सो टर्माइट्स जो है इनडायरेक्टली, एक तो पहली बात कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है, तो उससे टर्माइट्स का पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा कि अगर टर्माइट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा इंक्रीज होगी। सो ये एक डेलिटेरियस इंपैक्ट लेके आ सकती है अर्थ के ऊपर। तो एक स्टडी ने अभी ये बताया है कि टर्माइट धीरे धीरे पूरे ग्लोब के ऊपर स्प्रेड कर जाएंगी और ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगेगी। टर्माइट एक्चुअली इंसेक्ट होते हैं, दीमक बोलते हैं इसे हिंदी में, और ये वुड और डेड प्लांट के ऊपर फीड करती हैं। डेड और प्लांट को और वुड को ये डिकम्पोज कर देती हैं। ऑल्दो ये एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज अगर जो भी मैटर है वो डिके नहीं होगा फास्ट, तो सॉइल नहीं बनेगी और हमारा अर्थ का जो साइकिल चल रहा है वो नहीं चल पाएगा। टर्माइट के पास एबिलिटी होती है कि वो डेड वुड को डिकम्पोज कर देती है और लिटर को इजिली डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करती है। अब ये कोल्डर रीजन में फाइंड की जाती है टर्माइट, और वहां पे भी एक लिमिटेड रोल वहां पे भी प्ले करती है। जैसे फंजाई डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होती है, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होता है, तो उसके साइड बाय साइड टर्माइट्स जो है वो भी डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होती हैं। अराउंड 3000 स्पीसीज टर्माइट की प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, और उनमें से बहुत सारी जो है प्लांट मटेरियल खाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो सॉइल को भी खाती हैं। सो ये जो है ड्राई और वार्म कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती हैं कोल्ड के अलावा, और उसके अलावा ये माइक्रोब्स मतलब इनको
ये जो ऐसे माइक्रोब हैं इनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्रो करने के लिए, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल काफी अच्छा है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में। अभी इंडिया के पास एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की प्रेसिडेंटशिप आएगी और डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जो है ये इसके सेक्रेटरी जनरल का चार्ज लेंगे 4 साल के टेन्योर के लिए। पहली बार हुआ है किसी पोस्टल एस्पेक्ट में, पोस्टल सेक्टर में किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के पास चेयर आया है। ये एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन अप्पू जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 32 मेंबर कंट्रीज इसकी पार्टिसिपेंट है और ये एशिया पैसिफिक रीजन में ऑपरेट करती है। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है, बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है। उसके अलावा इसका मेन गोल है कि कैसे जो कंट्रीज हैं उनके बीच में पोस्टल एस्पेक्ट्स में कैसे कोऑपरेशन को इंक्रीज किया जाए, कैसे फैसिलिटेट किया जाए स्मूथ एक्सचेंज ऑफ पोस्ट एंड एवरीथिंग। सो इसके लिए ये बॉडी काम करती है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है बैड लोन्स के बारे में। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने अभी अप्रोक्सीमेटली 10.1 लाख करोड़ का जो बैड लोन था उसको अभी पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में उसको राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ मतलब कि उसको अपनी बैंक की बैलेंस शीट से निकाल दिया है, शो नहीं करते हैं कि अब हमारा कोई बैड लोन है। बैड लोन बेसिकली क्या होता है कि बैड लोन एक ऐसा लोन होता है जिसकी बहुत टाइम से इंस्टॉलमेंट नहीं आई है। सपोज कीजिए बैंक ने एक पर्सन को लोन दिया 1 लाख रुपए का, अब बैंक उसके साथ क्या होता है कि डील साइन करता है कि आप मेरे को सपोज कीजिए कि 10-10 हजार की, ये हाइपोथेटिक डेटा है कि 10,000 की इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में आप मेरे को ये लोन धीरे धीरे रीपे करते रहिए, मतलब या फिर उसका इंटरेस्ट की फॉर्म भी इसमें ऐड करके आप मुझे इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में ये लोन रीपे करते रहिए। अब अगर वो पर्सन ये इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता है, ये अपनी मतलब इंटरेस्ट को भी नहीं पे कर रहा है और इंस्टॉलमेंट्स भी पे नहीं कर पा रहा है, तो बोला जाता है कि ये लोन जो है बैड होना शुरू हो चुका है। अब हमारा इसमें थोड़ा स्ट्रैटिफिकेशन होती है कि इसको कैटेगराइज किया गया। 3 तरीके के लोन होते हैं। देखिए सबसे पहले सब स्टैंडर्ड लोन, जिसकी 1.5 साल तक यानी कि 18 महीने तक जिसकी कोई भी किस्त नहीं आई है, जिसकी कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, जिस लोन ने कुछ भी पे नहीं किया है, उस तरीके के लोन को बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग। ये बेसिकली बैड लोन होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग होते हैं क्योंकि इनका बैंक को कोई फायदा नहीं हो रहा है। सो इनको बोलेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो 18 महीने तक नॉन परफॉर्मिंग रहता है कि 18 महीने तक उसकी कोई किस्त नहीं आती है, तो उसको सबस्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। उसके बाद अगर 18 महीने से ज्यादा टाइम हो गया यानी कि 1.5 साल से ऊपर टाइम हो गया, फिर भी कोई किस्त नहीं आई है, फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बैंक को कोई फायदा नहीं दे रहा है, उसको बोलेंगे डाउटफुल एसेट। और अगर 18 महीने यानी कि उससे भी काफी ज्यादा टाइम हो गया है और अब पता चल रहा है कि ये कलेक्ट करना मुश्किल ही है कि शायद ना ही कलेक्ट हो, तो उसको लॉस एसेट बोल देते हैं। लॉस एसेट जब डिक्लेयर हो जाता है तो बैंक उसको अपनी बैलेंस शीट से निकाल देता है ताकि बैंक की बैलेंस शीट जो है वो क्लीन रहे। हालांकि बैंक अपने लेवल के ऊपर थोड़े से एफर्ट करता रहता है कि उसको रिकवर किसी तरीके से किया जाए, कि पर्सन के जो एसेट्स हैं उनको नीलाम करके या किसी भी तरीके से मोर्टगेज करके कुछ भी करके निकाल ले, लेकिन बैंक कोशिश करता रहता है, लेकिन उसको बैंक की बैलेंस शीट से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है XBB.1.5। ये एक कोविड-19 का वेरिएंट है। ओमिक्रॉन जो है उसका ये उसी का एक रिकॉम्बिनेंट टाइप है, उसी का एक वेरिएंट है जिसको गुजरात के नेशनल जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम ने अभी इसको एस्टैब्लिश किया है कि एक नया बन गया है। अब ग्रीक जैसे नेम दिए जाते हैं, जैसे पहले ग्रीक नेम अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग पहले ओमिक्रॉन नेम दिया गया था, ठीक है, वैसे ही इसको नेक्स्ट नेम दिया जाएगा। ये जो वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन की ही लीनिएज में से नया बना है। अब देखिए रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल की फॉर्मेट बनाती हूँ। देखो ये है एक वायरस, उसके साथ एक ये वायरस है। अब ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो मान लीजिए एक नई टाइप बन जाती है जिसमें आधा जीनोम इसका है और आधा जीनोम इसका है। तो ये जो नया बना है इसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, ठीक है। जब रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट ऑफ जीनोम ऑफ 2 अलग अलग स्ट्रेन्स का जीनोम यानी कि 2 अलग अलग स्ट्रेन्स का जब जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो जाता है और उसको बोलते हैं नया रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट 2 तरीके से बनते हैं। मान लीजिए कि ए टाइप का वायरस है ये और ये बी टाइप का वायरस है। जब एक पर्सन को ये दोनों टाइप के वायरस इकट्ठे इंपैक्ट कर जाते हैं तो उसकी बॉडी में जाके दोनों रिकंबाइन हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि एक रिकॉम्बिनेंट नया प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं कि एक रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस हो गया। दूसरा क्या तरीका होता है कि जब एक मान लीजिए कि जैसे ओमिक्रॉन था, ये खुद भी एक रिकॉम्बिनेंट था, ठीक है। ये ओमिक्रॉन किस किस का रिकॉम्बिनेंट था, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि जैसे XD जो था, मतलब ये डेल्टा और ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, ठीक है, ये वाला जो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए X नाम का। अब ये एक रिकॉम्बिनेंट है। अब इस रिकॉम्बिनेंट में थोड़ी सी म्यूटेशन हो गई और ये 1.15 बन गया, ठीक है, ये नया बन गया। अब ये जो है ये भी इसी का रिकॉम्बिनेंट माना जाएगा। अलग अलग तरीके से रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। जैसे कि अगर 2
अलग अलग तरीके के वेरिएंट एक पर्सन को इंपैक्ट कर जाए तो उसकी बॉडी में वो रिकॉम्बाइन हो जाते हैं, और दूसरा कि जब एक रिकॉम्बिनेंट में दोबारा से कोई छोटी सी म्यूटेशन हो जाए तो उससे बन जाता है। सो XBB जो स्ट्रेन था, ओमिक्रॉन जिसको बोलते हैं, इसी में थोड़ी ओमिक्रॉन का स्ट्रेन था, इसी में थोड़ी सी वेरिएशन हुई तो अब ये नया बन गया है, इसको भी रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। नेक्स्ट न्यूज आइटम है दीपोर भील के बारे में। असम की कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है कि एक एलिफेंट अंडरपास बनाया जाएगा अजारा और कामाख्या रेलवे स्टेशन के बीच में। ये देखिए असम में क्या है कि ये ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये है रेलवे का पूरा ट्रैक, और ये जो है इधर ये आपको दिख रहा है, ये एनिमल्स के माइग्रेट करने के लिए कॉरिडोर बनाया हुआ है। तो अभी काफी पास होने की वजह से बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बेंसेस होती है एनिमल्स को भी। सो इसकी वजह से अभी ये क्या करें कि अंडरपास डेवलप किया जाएगा कि एलिफेंट्स को या बाकी सारे एनिमल्स को कोई इंपैक्ट ना हो। दीपोर भील जो है एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में आती है। ये गुवाहाटी सिटी के बिल्कुल नीचे है, और उसके अलावा ये ब्रह्मपुत्रा नदी के चैनल से बना हुआ है। ये ओनली रामसर साइट है जो असम में फॉल करती है, और इसमें 219 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की पाई जाती हैं। दीपोर भील असम की ओनली रामसर साइट है, मैंने आपको बता दिया, और ये काफी इको सेंसिटिव जोन है, काफी अच्छी एक जोन काफी इको सेंसिटिव जोन मानी जाती है। यहाँ पे बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। दीपोर भील एक वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी भी है और एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। हजारों की तादाद में माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे आते हैं हर साल विंटर में। सो नेक्स्ट न्यूज आइटम है सियोम ब्रिज के बारे में। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने अभी एक सियोम ब्रिज नाम का एक ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में बनाया, उसको इनॉग्रेट किया है। इसके साथ 27 और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। ये स्ट्रेटेजिकली काफी एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है। इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और सियोम नदी के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। इसमें क्लास 70 की स्टील यूज की गई है इस सुपर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की स्टील मानी जाती है, काफी रेजिस्टेंट ब्रिज होता है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है वाटर विजन एट 2047। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी एक ऑल इंडिया लेवल पे एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस किया है, और ये वाटर के ऊपर की गई थी कि 2047 तक हमारी वाटर के बारे में क्या विजन होगी। ये भोपाल में की गई है, और ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। इसमें सारी की सारे स्टेट मिनिस्टर ऑफ वाटर, सारी की सारी स्टेट्स के मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज बुलाए गए थे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पर्सनल्स को बुलाया गया था, इरिगेशन के स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। अब इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट किया जाए, कि कैसे वाटर की हमें एक ब्रॉड विजन बना सकें। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इस एंगेजमेंट को फैसिलिटेट किया था। इसमें 5 थीम्स थी जिसके ऊपर बातें हुई हैं। पहला, वाटर सिक्योरिटी इन वाटर डेफिसिट एरिया, कि वाटर डेफिसिट एरिया में वाटर सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाए। वाटर सरप्लस एरिया कैसे उसको बनाया जाए, या फिर वाटर सरप्लस एरिया में से कैसे वाटर को बाकी स्टेट्स में लेके जाया जाए। हिली रीजन्स में कैसे वाटर को मैनेज किया जाए। वाटर यूज की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के ऊपर बात थी। वाटर गवर्नेंस को इंप्रूव करने की बात थी। उसके अलावा क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज रिजिलियंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, और वाटर की क्वालिटी को कैसे एनहांस किया जाए। इन चीजों पे बात हुई है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम लाई है, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। सो ये जो स्कीम है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, कि प्रसार भारती जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी कि इंडिया का एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है हमारी कंट्री का, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन आते हैं। सो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और ज्यादा बेटर किया जाए, इसमें 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और सारे के सारे पब्लिक सेक्टर में इन सेंस की कि सारे ये जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर इसको कंप्लीटली ओवरहोल किया जाएगा। बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगी, इसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा, इसकी रीच को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज तक पहुंचाया जाएगा, रिमोट एरियाज में इसकी रीच को बढ़ाया जाएगा, डिजिटल अपग्रेडेशन होगी, उसके अलावा इसकी कवरेज इंक्रीज की जाएगी, और इसके चलते 8 लाख फ्री डिश टीवी सेटअप बॉक्स जो है वो बांटे जाएंगे रिमोट एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और बॉर्डर वाले एरियाज में। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आर्टिकल 19 और 21 के ऊपर एक किसी केस के विद रिस्पेक्ट टू कुछ जजमेंट दी है। उसमें बोला है कि पहले देखिए क्या होता था कि आर्टिकल 19 और 21 में क्या था कि अगर किसी पर्सन का अगर स्टेट यानी कि इंडिया स्टेट अगर किसी पर्सन का आर्टिकल 19 और 21 का इन्फ्रिंजमेंट करती है तो पर्सन स्टेट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो स्टेट के विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई थी इंडिविजुअल को, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की जो नई जजमेंट आई है उसने बोला है कि वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी सुप्रीम कोर्ट ध्यान देगा कि हॉरिजॉन्टल केसेस भी हो सकते हैं। इन अ सेंस कि पहले मान लीजिए एक इंडिविजुअल का स्टेट ने राइट इन्फ्रिंज किया था, मान लीजिए स्टेट ऊपर है, इंडिविजुअल उससे थोड़ा अलग हायरार्की में आता है, नीचे आता है। सो स्टेट ने अगर इन्फ्रिंज किया है तो पर्सन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर एक इंडिविजुअल जो है और दूसरा इंडिविजुअल, दो इंसान जो है वो सिमिलरली प्लेस्ड होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं, तो अगर इन दोनों ने इसके 19 और 21 के बारे में
को इन्फ्रिंज किया है तो ये पर्सन जो है एग्रीव्ड, ये भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। पहले सिर्फ पब्लिक इम्यूनिटी होती थी, अब इंडिविजुअल लेवल पे भी इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सो हॉरिजॉन्टल अप्रोच को कंसीडर किया है। सपोज कीजिए मैं आपको एग्जांपल की फॉर्मेट में देती हूँ कि अगर एक पर्सन है, एक पर्सन पटाखे जला रहा है, ठीक है, आर्टिकल 21 सबसे पहले देखिए कि राइट टू लाइफ है, और आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, ये लाइफ है, ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब एक पर्सन पटाखे जला रहा है, ठीक है, सपोज कीजिए कि एक पर्सन पटाखे जला रहा है और इसके पटाखे जलाने से पोल्यूशन हो रहा है, और दूसरा पर्सन 2 है, इसको लगता है कि इससे इसका राइट टू एनवायरमेंट खराब हो रहा है, जो कि आर्टिकल 21 के अंडर आता है, ठीक है। सो राइट टू क्लीन एनवायरमेंट खराब हो रहा है, तो 2 पर्सन 1 के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अब से। सो ये केस है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है गंगासागर मेला के बारे में। कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन जो होती है हमारी कंट्री में या वर्ल्ड में पूरे में, तो वो गंगासागर मेला है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने अभी बोला है कि गंगासागर मेला जो है उसको नेशनल स्टेटस दिया जाए। गंगासागर मेला गंगा नदी के डेल्टा के ऊपर होता है, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बे ऑफ बंगाल में होता है ये। गंगासागर आइलैंड 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल की, उसके अंडर आता है गंगासागर आइलैंड। गंगासागर मेला हर साल किया जाता है। मकर संक्रांति वाले दिन पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया से श्रद्धालु यहाँ पे जाते हैं और डिवोटी वहां पे एक सीक्रेट डिप लेते हैं। बे ऑफ बंगाल और गंगा की जहां पे कन्फ्लुएंस होती है ना, वहां पे वो लेते हैं। उसके अलावा सांख्या जो फिलॉसफी है कपिल मुनि ने ये दी थी, इससे ये मोटिवेटेड है। गंगासागर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पिलग्रिमेज कॉन्ग्रेगेशन है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है वायरो वॉर के बारे में। वायरो वॉर देखिए क्या होते हैं। वायरो वॉर क्या होता है बेसिकली कि ऐसे स्पीसीज, ऐसा एनिमल जो वायरस को खाता है, ठीक है, इसको वायरो वॉर बोलते हैं। ये एक एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, हेल्टेरिया ग्रुप के, हेल्टेरिया स्पीसीज होती है ना, ये वायरीवोर है। वायरो वॉर है। वायरो वॉर का मतलब कि ये बैक्टीरिया को खाते हैं, ये आसपास में, ये एक्वेटिक एनिमल में रहते हैं, ठीक है। ये ऐसी कुछ सिलिएटेड ऐसी स्पीसीज होती है जिसके ऊपर ऐसे मतलब ऐसे हेयर लाइक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं चारों तरफ, इसको सीलिया बोलते हैं, जो इसको मूव करने में, वायरस को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ये हेल्टेरिया की जो स्पीसीज है ना, वायरोवोर बोलते हैं, जैसे ये क्लोरोवायरस को खाती है। और ये सिर्फ वायरस को नॉर्मली खाती नहीं है कि बाकी चीजों के साथ वायरस को भी खाती है, ये इन जनरल सिर्फ वायरस को ही खाती है। इसकी डाइट जो है वो वायरस बेस्ड है। तो ये काफी अच्छी और एक सिग्निफिकेंट चीज हो सकती है। ये इन्फेक्शियस वायरस जो भी इसके चारों तरफ, ये पानी में रहती है स्पीसीज, सिंगल सेल्ड स्पीसीज होती है, एनिमल स्पीसीज है, और जो भी इसके चारों तरफ वायरस होते हैं उसको सारों को ये खा लेती है। अब क्लोरोवायरस क्या होते हैं, ये ऐसे वायरस होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। सारे वायरस न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंटेंट एक्सेप्शनली काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है ओटनथुलाल, ठीक है। ओटनथुलाल के बारे में, ओटनथुलाल जो है ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है केरला की। इसको 18th सेंचुरी में मलयालम एक पोएट थे कंचन नंबियार, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसमें नाट्य शास्त्र के प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है। ये एक्चुअली एक डांस, एक स्किट होती है, डांस की स्किट बनी हुई होती है जिसमें कोई लोग जो है वो वर्सेस गाते हैं, गाने गाते हैं और उसके ऊपर आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें ह्यूमर और सटायर को, सोशल सटायर को यूज किया जाता है कि जो सोशल कंडीशंस है उसको ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया जाता है लोगों को। और उसके अलावा इसमें बहुत हैवी मेकअप पहना जाता है। कथकली के आर्टिस्ट जैसा मेकअप करते हैं ना, वैसा ही मेकअप इसमें किया जाता है और ये टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है। टेम्पल फेस्टिवल में, कल्चरल प्रोग्राम्स में इसको किया जाता है। और इसकी बेसिकली तो देखिए 3 टाइप हैं अलग अलग, सीथन खान थुलाल, ओटनथुलाल और परयानथुलाल। लेकिन इसमें जो ओटनथुलाल है वो काफी कंपैरेटिवली फेमस है, ठीक है। और इसमें बेसिकली माइथोलॉजिकल स्टोरीज रिसाइट की जाती हैं, ठीक है, टेल्स रिसाइट की जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज आइटम है यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में। पीस कीपिंग मिशन आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के बिहाफ पे बहुत सारी कंट्रीज अपने आर्मी के सोल्जर्स को भेजती हैं किसी भी एरिया में, कंफ्लिक्ट रिडन एरिया में जहां पे सिचुएशन खराब है, वहां पे पीस डेवलप करने के लिए, वहां की नॉन सोशल एलिमेंट्स को काउंटर करने के लिए, ताकि वहां पे पीस डेवलप किया जाए। अब यूएन का एक यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स अबेई में ये एक पीस कीपिंग मिशन चल रहा है। तो इसके चलते इस मिशन के अंडर हम अपनी इंडिया की कुछ विमेन्स को भेजा जाएगा जो वहां पे पीस कीपिंग और सोशल इंटरेक्शन करेंगी वहां की विमेन के साथ। इस मिशन में 25 मतलब 2 ऑफिसर रैंक की विमेन है और आर्मी ऑफिसर है, उसके अलावा 25 और रैंक की विमेन उसमें स्टाफ मेंबर होंगी। उसके अलावा ये जो मिशन है ये इसी मिशन का सब पार्ट है और यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के अंडर ये काम करेगा। अबेई जो है देख लीजिए, ये सुदान और साउथ सुदान के बिल्कुल बीच में, ये सुदान है, ये साउथ सुदान है, इसके बीच में अबेई नाम की जगह है, यहाँ पे मिशन चल रहा है। और इसमें विमेन को 6 महीने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। स्पेसिफिकली किस पर्पज के लिए कि जो विमेन कंफ्लिक्ट रिडन है, देखिए जिन वुमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुई है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो उनको विमेन उनके साथ ज्यादा बेटर तरीके से अपना मतलब कि उनकी
बातों को काउंसल कर सकती हैं, उनको हेल्प कर सकती हैं। वहां पे चिल्ड्रन जो है वहां पे मतलब काफी चैलेंजिंग टेरेन है, बच्चों को जो डिफिकल्टीज आती हैं तो बच्चों को भी हेल्प करेंगी। ये 6 महीने के लिए वहां पे रहेंगी। नेक्स्ट न्यूज आइटम है कुकी चिन रिफ्यूजीज के बारे में। देखिए कुकी चिन रिफ्यूजीज जो है ना, चिन कम्युनिटी म्यांमार की होती है, कुकी जो है मिजो हिल्स की होती है। मिजो हिल्स मिजोरम में भी है और बांग्लादेश में भी आती है। तो कुकी चिन रिफ्यूजीज जो है ना, इनके अगेंस्ट बांग्लादेश में थोड़ी सी वायलेंस हो रही थी। बांग्लादेश में कुछ बांग्लादेश राइफल ट्रूप्स और कुक्की चिन इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में बहुत लड़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से जो सिविलियन कुक्की चिन के लोग थे ना, वो वहां से भाग के, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जिनोसाइड हो रहा था, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा उनके साथ मतलब कि वो सफर कर रहे थे, जिनोसाइड तो नहीं बोल सकते, सफर कर रहे थे, तो उनकी वजह से वो इंडिया के मिजोरम में शरण लेने के लिए आए थे। लेकिन हमारे मिजोरम में जब उन्होंने एंटर किया तो वहां से उनको मतलब कि मिजोरम ने वापस उनको मतलब पुश बैक किया है, उनको वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया है। कुक्की चिन देख लीजिए, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है, बांग्लादेश से आती है, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट में से, ठीक है, और ये क्लोज एथनिक टाइज शेयर करते हैं मिजोरम के साथ। इनको जो पीपल भी बोलते हैं। और कुक्की चिन पीपल जो है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट में ये सेटल हुए हैं। चिटागोंग हिल ट्रैक्ट जो है म्यांमार को बॉर्डर करती है, उसके नॉर्थ में त्रिपुरा है, ठीक है, ईस्ट में मिजोरम है और वेस्ट में चिटागोंग है और ईस्ट में तो म्यांमार मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद इंदिरा पॉइंट के बारे में है। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर अंडमान निकोबार आइलैंड गए थे, तो वहां पे उन्होंने इंदिरा पॉइंट पे विजिट किया है। इंदिरा देखिए, हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट है और नदर्न मोस्ट पॉइंट भी इंदिरा कॉल है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट सदर्न वाला जो है ग्रेट, ये देख लीजिए एक बार डायग्राम, ये निकोबार आइलैंड का मैप है, ये कार निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है। यहां से निकलता है 6 डिग्री चैनल, जो इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, यहां से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। इसको लाइट हाउस भी बोलते हैं इंदिरा पॉइंट को, क्योंकि यहां से मतलब बहुत नेविगेशन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है ये जगह। ये लिटिल निकोबार है, ये कार निकोबार, ये ऊपर कार निकोबार है, ये लिटिल निकोबार है, और ये मतलब ग्रेट निकोबार है, सबसे बड़ा वाला जो आइलैंड है निकोबार का। कैंपबेल बे है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इसको इंदिरा पॉइंट जो है, इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो थे, उन्होंने एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम के ऊपर इसको नाम रखा गया था। यहाँ पे फेमस 6 डिग्री चैनल है और ये इंपॉर्टेंट और मेजर सी लेन कम्युनिकेशन की बनाता है। Y20 समिट देखिए, G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो ये G20 की समिट प्रेसिडेंसी के अंडर ही हम एक Y20 नाम की समिट ऑर्गेनाइज करेंगे एंड ऑफ द ईयर पे, और इसका लोगो और वेबसाइट वगैरह जो है इंडिया ने उसको बना लिया है। अब Y20 जो है ऑफिशियल यूथ एंगेजमेंट ग्रुप है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें यूथ अपनी विजन को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इंडिया जो है इसको Y20 को फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा, और इसमें 5 थीम के ऊपर बात होगी: फ्यूचर ऑफ वर्क, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन, शेयर्ड फ्यूचर एंड वेलबींग एंड स्पोर्ट्स। इन 5 थीम्स के ऊपर काम किया जाएगा। और बेसिकली Y20 समिट जो है, मतलब इससे पहले 5 टॉपिक्स के ऊपर प्री समिट्स भी होंगी। So this is it for today's current affair. I hope you people liked it. Please share it with your friends, and thank you so much.